जय श्री कृष्णा बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। बेटा, इस लेक्चर में हम ब्रायोफाइट डिवीजन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था। इस लेक्चर में हम ब्रायोफाइट्स के क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्लास हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है हेपेटिकॉप्सिडा। बेटा, हेपेटिकॉप्सिडा क्लास को लिवरवुड्स क्लास भी कहा जाता है ब्रायोफाइटा का। लिवरवुड्स क्यों बोला? क्योंकि हेपेटिक ऑप्सिडा का जो प्लांट बॉडी होता है वो होता है लिवर लाइक, लिवर की तरह होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि हेपेटिक ऑप्सिडा जो है इसका एक और नाम है लिवरवुड। अब लिवर लाइक क्यों होता है? तुमने देखा होगा, जैसे मैं अगर ह्यूमन लिवर को बनाऊं तो कुछ इस तरीके का होता है ह्यूमन लिवर, राइट? इस तरीके से लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आपको हेपेटिक ऑप्सिडा का भी प्लांट बॉडी लोब्ड कंडीशन में देखने को मिलेगा, बिल्कुल लिवर की तरह। इसीलिए हेपेटिक ऑप्सिडा का एक और नाम रख दिया लिवर वुड्स। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। अब अगर लिवर वुड्स के गैमेटोफाइट की बात करें, आपने देखा है दो तरह का प्लांट बॉडी होता है, एक होता है गैमेटोफाइट, एक होता है स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी। लिवर वुड्स का जो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होता है, इसका डायग्राम ये रहा। कुछ कैरेक्टर्स देखे अगर हम, तो डॉर्सी वेंट्रल होते हैं गैमेटोफाइट, थैलॉइड होते हैं, यानी कि लिवरवुड्स के गैमेटोफाइट को आप लीफ, स्टेम और रूट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो गैमेटोफाइट कैसा है? थैलॉइड है। मल्टी सेलुलर होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, अपना खाना खुद बनाने की क्षमता रखता है, फ्री लिविंग होता है, किसी पे डिपेंड नहीं होता। ठीक है, फ्री लिविंग है, मस्त है। बेयर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं गैमेटोफाइट के ऊपर। सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन क्या हो गया? एंथ्रीडिया। फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया आर्किगोनिया। अब ये देखो, ये रहा गैमेटोफाइट। यहाँ पर आपको रूट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे जिन्हें हम कहते हैं राइजोइड्स। राइजोइड्स बेटा यूनिसेलुलर होंगे और साथ ही साथ अनब्रांच्ड होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। गैमेटोफाइट के ऊपर आपको यहाँ पर कुछ स्केल्स नजर आएंगे। ठीक है, कहाँ? गैमेटोफाइट के मार्जिन पे। और इन स्केल्स का काम होता है गैमेटोफाइट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। चलो आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी में कुछ कुछ लिवरवुड्स के बारे में लिखा गया है, देखो। सम मेंबर्स सम मेंबर्स आर लीफी। कुछ मेंबर्स जो होते हैं लिवर वुड्स के, वो कैसे होते हैं? लीफी होते हैं, उनमें लीफ प्रेजेंट होता है, जैसे पोरेला। पोरेला इज एन एग्जांपल ऑफ लिवर वुड्स, जिनमें आपको एम्फीगैस्ट्रिया देखने को मिलेगा। एम्फीगैस्ट्रिया बेटा लीव्स होते हैं, लीव लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि अरेंज्ड होते हैं इन टू रोज। दो रोज आपको देखने को मिलेगा एम्फीगैस्ट्रिया का, और बीच में एक स्ट्रक्चर होता है स्टेम लाइक। टू स्टेम नहीं होता, स्टेम लाइक एक स्ट्रक्चर होता है। उसी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे एम्फीगैस्ट्रिया रोज में, दो रोज, टू रोज में अरेंज्ड होते हैं। अगेन ये एम्फीगैस्ट्रिया बेटा टू लीफ नहीं है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, टू रोज में अरेंज्ड है, इसीलिए नाम है एम्फीगैस्ट्रिया। ठीक है, कुछ मेंबर डायशियस होते हैं लिवरवुड्स के, एग्जांपल मार्केंशिया। मार्केंशिया को अगर आप देखोगे तो मार्केंशिया में आपको दो तरह का गैमेटोफाइट देखने को मिलेगा। एक देखने को मिलेगा मेल गैमेटोफाइट, जिसे मेल थैलस कहते हैं। एक देखने को मिलेगा फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे फीमेल थैलस कहते हैं। ठीक है, मेल थैलस पे आपको मेल सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेगा एंथ्रेडियोफोर, और फीमेल थैलस पे आपको फीमेल सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेगा आर्किगोनियोफोर। देखो, सेक्स ऑर्गन के बेसिस पे ही दो तरह के थैलस है। मेल थैलस पे मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल थैलस पे फीमेल सेक्स ऑर्गन। अच्छा, किसमें देखने को मिलेगा? मार्केंशिया में। ठीक है, देख लो, याद रखना, ज्यादातर जो मेंबर होंगे ना लिवरवुड्स के, ज्यादातर मेंबर वो मोनोशियस होते हैं, लेकिन मार्केंशिया डायशियस होता है। ऑलराइट, ये देखो, ये रहा, यहाँ पर एक थैलस है और ये एक थैलस है। दोनों में यहाँ पे आपको राइजोइड्स नजर आएंगे, रूट लाइक स्ट्रक्चर, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, अनब्रांच्ड होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। और यहाँ पर आपको आर्किगोनियोफोर देखने को मिलेगा। अगर आपको इस थैलस पे आर्किगोनियोफोर देखने को मिल जाए तो ये मेल थैलस है या फीमेल थैलस? फीमेल थैलस। और अगर एंथ्रीडियोफोर देखने को मिल जाए तो ये जो थैलस है ये है मेल थैलस। देखो यहाँ पर इन दोनों को, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन को अच्छे से देख लो, क्योंकि नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। दोनों में से कोई एक पिक्चर आपको दे देगा और पूछ लेगा ये मेल थैलस है या फीमेल थैलस है, तो आपको ये वाला पोर्शन अच्छे से ध्यान में रखना है। फीमेल थैलस का पोर्शन कुछ ऐसा होता है, मेल थैलस का ये पोर्शन कुछ ऐसा होता है। ठीक है, दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना आपको आना चाहिए। ठीक, सीधा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन फेंक के मारेगा नीट में। तीसरा पॉइंट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है लिवरवुड्स में गेमी के थ्रू। गेमी क्या होते हैं? ये छोटे छोटे असेक्सुअल बर्ड्स होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। और ये गेमी जिसके अंदर पाए जाते हैं उस स्ट्रक्चर को कहते हैं गेमा कप।
देखो ये एक गेमा कप है। कप, इस कप के अंदर, गेमा कप के अंदर गेमी प्रेजेंट है। गेमी क्या है? असेक्सुअल बर्ड्स है, जिससे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और ये ग्रीन कलर के होंगे और ये मल्टी सेलुलर होंगे। देखो यहाँ पर दोनों ही मेल और फीमेल थैलस में ही गेमा कप प्रेजेंट होता है, क्योंकि गेमा कप के अंदर गेमी प्रेजेंट होते हैं, और गेमी तो असेक्सुअली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं। ठीक है, चलिए आगे। फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलस से भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा लिवरवुड्स के अंदर। चौथा बेटा, लिवरवुड्स के स्पोरोफाइट के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। लिवरवुड्स का जो स्पोरोफाइट होता है, ये 3 हिस्सों का होता है। फुट, सेटा, कैप्सूल। ठीक है, 3 हिस्सों में बटा हुआ है। फुट, सेटा, कैप्सूल। स्पोरोफाइट जो है ये नॉन फोटोसिंथेटिक होगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना नहीं बना पाएगा। बेटा एक मेंबर है, याद रखिएगा, लिवरवुड्स का, जिसका नाम है रिक्शिया। रिक्शिया के बारे में एक स्पेशल चीज आपको याद रखना है। रिक्शिया का स्पोरोफाइट में सिर्फ कैप्सूल होता है, ओनली कैप्सूल। फुट और सेटा एब्सेंट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे इसको आप याद रखिए। ठीक है, रिक्शिया एक ऐसा लिवरवुड्स है जिसका स्पोरोफाइट सिर्फ कैप्सूल का बना है। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो स्पोरोफाइट है ये नॉन फोटोसिंथेटिक है, तो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता। तो ये अपने न्यूट्रिशन के लिए, वाटर के लिए और शेल्टर के लिए डिपेंड होगा गैमेटोफाइट के ऊपर। तो लिवरवुड्स का जो स्पोरोफाइट होता है वो कंप्लीटली डिपेंड होता है लिवरवुड्स के गैमेटोफाइट के ऊपर। लिवरवुड्स के दो प्लांट बॉडी, एक गैमेटोफाइट एक स्पोरोफाइट। लिवरवुड्स का जो स्पोरोफाइट है वो कंप्लीटली, पूरी तरीके से डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट के ऊपर। किसके लिए? न्यूट्रिशन के लिए, शेल्टर के लिए और वाटर के लिए। अब बात करते हैं स्पोर डिस्पर्सल की। लिवरवुड्स के जो स्पोरोफाइट है उनका काम है स्पोर प्रोडक्शन करना। ये जो स्पोर बनेंगे, इस स्पोर का होगा डिस्पर्सल, और फिर ये स्पोर आगे जाके डेवलप हो जाएंगे या जर्मिनेट करेंगे गैमेटोफाइट में। अब ये जो स्पोर डिस्पर्सल है, स्पोर किस पे बनेंगे? स्पोरोफाइट में। तो स्पोर का डिस्पर्सल कहां से होगा? फ्रॉम स्पोरोफाइट। अब ये स्पोर बनते कहाँ हैं स्पोरोफाइट के अंदर? स्पोरोफाइट का जो कैप्सूल वाला हिस्सा होता है उसके अंदर स्पोर बनते हैं। ठीक है, तो कैप्सूल कैसा है? डिप्लॉयड होगा। अब ये जो कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है फर्टाइल सेल, एक होता है स्टेराइल सेल। जो फर्टाइल सेल्स होते हैं कैप्सूल के अंदर उन्हें ही कहते हैं स्पोर मदर सेल। द फर्टाइल सेल्स ऑफ कैप्सूल इज नोन एज स्पोर मदर सेल। ठीक है, और इस स्पोर मदर सेल में स्पोरिक मियोसिस होगा। कैसा मियोसिस होगा? स्पोरिक मियोसिस। और स्पोरिक मियोसिस से बनेगा स्पोर्स। तो मियोसिस हुआ है तो जो स्पोर बनेंगे वो हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होंगे, क्योंकि स्पोर मदर सेल कैप्सूल का पार्ट है, जो कि खुद में डिप्लॉयड है, क्योंकि कैप्सूल जो है ये स्पोरोफाइट का पार्ट है, और स्पोरोफाइट का जो भी हिस्सा होगा, स्पोरोफाइट का जो भी स्ट्रक्चर होगा, वो सब के सब डिप्लॉयड होंगे। ठीक, लेकिन स्पोर हैप्लॉइड है क्योंकि स्पोर मदर सेल के मियोसिस से बना है। ऑलराइट, अब बात करते हैं स्टेराइल सेल की, जो कि कैप्सूल में पाया जाएगा। कैप्सूल के अंदर कुछ फर्टाइल सेल्स भी है, कुछ स्टेराइल सेल्स भी है। ये स्टेराइल सेल कैसे होंगे? डिप्लॉयड होंगे, क्योंकि स्टेराइल सेल किसका पार्ट है? कैप्सूल का पार्ट है, और कैप्सूल अपने आप में डिप्लॉयड है। अब ये स्टेराइल सेल में होगा मॉडिफिकेशन, और स्टेराइल सेल से बनेंगे इलेटर्स, जो कि डिप्लॉयड होंगे। ठीक है, अब ये इलेटर्स जो होते हैं ये हेल्प करते हैं इन स्पोर डिस्पर्सल। ये इलेटर्स हाइग्रोस्कोपिक सेल्स होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है इनका, यानी कि ये क्या करेंगे? वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, जो कि जिनको मॉइस्चर पसंद है उनको हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर। तो इलेटर्स की जो सेल है हाइग्रोस्कोपिक है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है पानी के प्रति, मॉइस्चर के प्रति। अब देखो ये एक कैप्सूल है। ठीक है, स्पोरोफाइट का कैप्सूल वाला पार्ट है। ऑलराइट, और इस कैप्सूल में ये जो छोटे छोटे यहाँ पे आपको सेल्स दिख रहे हैं ये है स्पोर्स। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये है स्पोर्स। ठीक है, और ये जो लंबे लंबे ऐसे इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, मैं दूसरा कलर कर देता हूँ, रुको। देखो ये जो पर्पल कलर में आपको दिख रहा है ये हो गया बेटा इलेटर्स। ठीक है, और जो छोटे छोटे गोल गोल ब्लू कलर के ये है स्पोर। अब होता क्या है, देखो ये जो इलेटर्स है ना, जैसे ही ये पानी के कांटेक्ट में आते हैं, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये इलेटर्स कॉइल करेंगे। ठीक है, कॉइल मुरझा जाएंगे, कॉइल मतलब कॉइल करेंगे। और जब वाटर को लॉस करेंगे, जब सराउंडिंग में वाटर मॉइस्चर की कमी हो जाए तो इलेटर में भी मॉइस्चर की कमी होगी, तो ये वाटर को रिलीज करेंगे, और जब ये वाटर को रिलीज करेंगे तो ये अनकॉइल होंगे। सराउंडिंग में मॉइस्चर का
अप और डाउन तो चलता रहता है। सराउंडिंग में कभी मॉइस्चर ज़्यादा होता है, कभी मॉइस्चर कम होता है, तो उसी हिसाब से इलेक्टर कॉइल और अनकॉइल करते रहते हैं। अब इस इलेक्टर के कॉइल या अनकॉइल करने से ड्यू टू दिस इफेक्ट, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर के वजह से, ठीक है, मॉइस्चर के वजह से कॉइल एंड अनकॉइल मूवमेंट चलता रहता है इलेक्टर में, जिसके वजह से इलेक्टर क्या करते हैं, वैसे ये कॉइल होते हैं और वापस से अनकॉइल होते हैं तो स्पोर को बाहर की तरफ पुश कर देते हैं, जिसके वजह से ये स्पोर बाहर की तरफ सराउंडिंग में आ जाता है और ये स्पोर मिट्टी पे चला जाता है, सॉइल पे, और फिर ये स्पोर जर्मिनेट कर लेता है गैमेटोफाइट में। इस तरीके से स्पोर डिस्पर्सल आपको देखने को मिलेगा लिवरवुड्स के अंदर। तो स्पोर डिस्पर्सल में मदद किसने की, मेन यहाँ का जो जिम्मेदार कौन है, वो है इलेटर्स। इलेटर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पोर डिस्पर्सल इन लिवरवुड्स फ्रॉम स्पोरोफाइट। खास बात इलेटर्स की, दे आर ऑफ हाइग्रोस्कोपिक नेचर, दे आर हाइग्रोस्कोपिक सेल्स विच हेल्प्स इन स्पोर डिस्पर्सल। हो गया, बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दूसरे क्लास की ब्रायोफाइट्स की, जिसका नाम है एंथोसेरोटॉप्सिडा। इन्हें हॉर्नवुड्स भी कहते हैं। हॉर्नवुड्स क्यों कहते हैं, अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। देखो, हॉर्नवुड्स का जो गैमेटोफाइट होता है वो बिल्कुल लिवरवुड्स की तरह ही होता है, बस फर्क है कि हॉर्नवुड्स के गैमेटोफाइट में स्केल्स एब्सेंट होंगे। ठीक, स्पोरोफाइट हॉर्नवुड्स का कैसा होगा, सेटा एब्सेंट होगा। देखो, स्पोरोफाइट तीन चीज का बना होता है, फुट, सेटा, कैप्सूल, लेकिन हॉर्नवुड्स का जो स्पोरोफाइट होगा उसमें सेटा एब्सेंट होगा। और यहाँ पर एक और खास बात जो आपको याद रखना है, हॉर्नवुड्स के स्पोरोफाइट फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो हॉर्नवुड्स के स्पोरोफाइट जो है ये गैमेटोफाइट पे पार्शियली डिपेंडेंट है, कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि जो स्पोरोफाइट है ये फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बना ले रहा है। ठीक है, ऑलराइट, बस शेल्टर के लिए गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करता है। ऑलराइट, तो पार्शियली डिपेंडेंट है, पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन लिवरवुड का जो स्पोरोफाइट है ये कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है लिवरवुड्स के गैमेटोफाइट के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, अपना खाना खुद नहीं बना सकता लिवरवुड का स्पोरोफाइट। ठीक, लेकिन हॉर्नवुड का स्पोरोफाइट तो अपना खाना बना लेता है, तो इसीलिए ये पार्शियली डिपेंडेंट होता है। ये देखो, यहाँ पर हॉर्नवुड्स का ये गैमेटोफाइट मैंने बनाया है। इस गैमेटोफाइट पे कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। ये मेरिस्टेमेटिक सेल अनकंट्रोल डिवीजन करते हैं, धड़ाधड़ डिवाइड करते हैं, और ये स्पोरोफाइट कुछ इस तरीके का बन जाता है। ठीक है, इस तरीके का स्पोरोफाइट बन जाता है। और ये जो स्पोरोफाइट है जो कि गैमेटोफाइट के मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अनकंट्रोल डिवीजन से बना है, ये हॉर्न लाइक बनता है, सींग की तरह। गैया का जो सींग होता है ना, उसी तरीके का बनता है, अपीयर्स लाइक हॉर्न, सींग की तरह। ठीक, तो इसीलिए हम कहते हैं, क्या है ये जो, इसीलिए हम इस क्लास का नाम हॉर्न वुड्स रखे। ठीक, हॉर्न वुड्स क्लास का आपको एग्जाम्पल याद रखना है तो आप रख सकते हो एंथोसेरोस। ठीक है, एंथोसेरोस इज द एग्जाम्पल ऑफ एंथोसेरोटॉप्सिडा, जिसे हॉर्न वुड्स भी कहा जाता है। अब बात करते हैं बेटा ब्रायोप्सिडा की। ब्रायोप्सिडा को बेटा ट्रू मॉस भी कहा जाता है। इनका जो गैमेटोफाइट है दो स्टेजेस में पाया जाएगा। दो स्टेजेस आपको देखने को मिलेगी गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के समय। देखो, गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किससे होता है, स्पोर से होता है। अब एक चीज याद करो, चलो पीछे जाते हैं, थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। हाँ, मैंने कहा था कि जर्मिनेशन स्पोर से दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट जर्मिनेशन, एक होता है इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। याद आ रहा है पिछला वाला लेक्चर? डायरेक्ट जर्मिनेशन लिवरवुड्स एंड हॉर्नवुड्स यानी कि हेपेटिकॉप्सिडा एंड एंथोसेरोटॉप्सिडा के अंदर आपको डायरेक्ट जर्मिनेशन देखने को मिलेगा, स्पोर से सीधा गैमेटोफाइट बन गया। लेकिन मॉस जो कि ब्रायोप्सिडा भी हम जिसे कहते हैं, ब्रायोप्सिडा में आपको इनडायरेक्ट जर्मिनेशन देखने को मिलेगा, यानी कि एक प्रोटोनीमा स्टेज देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात कर रहे थे किसकी, ब्रायोप्सिडा की। तो यहाँ पर देखो, ये स्पोर है। स्पोर सीधा गैमेटोफाइट में डेवलप नहीं करता, स्पोर से बनता है प्रोटोनीमा। ये जो प्रोटोनीमा है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज है, पहला स्टेज में जो प्रोटोनीमा बना उसे हम कहते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा। ठीक है, स्पोर से सीधा प्रोटोनीमा बन गया, फिर से सुनो, स्पोर से सीधा प्रोटोनीमा बन गया, इसे कहते हैं हम प्राइमरी प्रोटोनीमा। ये पहला स्टेज है गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन का। गैमेटोफाइट का पहला स्टेज क्या है, स्पोर से प्रोटोनीमा का बनना। और स्पोर से प्रोटोनीमा बना, इसीलिए प्रोटोनीमा इज अ प्राइमरी प्रोटोनीमा। कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। चलो ग्रीन कर देते हैं। अरे रे, ये देखो, ये प्रोटोनीमा है, ग्रीन कर दिया ना मैंने। ठीक है, ग्रीन कलर का होता है। ऑलराइट, ग्रीन कलर का प्रोटोनीमा होता है, क्रीपिंग होता है, क्रीपिंग नेचर का होता है। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है।
ऑलराइट, हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा, क्रीपिंग नेचर का होगा, फिलामेंटस होगा, देखो फिलामेंट लाइक है, लंबा थ्रेड लाइक, फिलामेंट लाइक, और ब्रांच्ड होता है, देखो ब्रांचेस निकली हुई है। ठीक है, प्रोटोनिमा कैसा है? ग्रीन, क्रीपिंग, फिलामेंटस एंड ब्रांच्ड। साथ ही साथ इस प्रोटोनिमा में आपको यहाँ पर ऐसे बर्ड्स नजर आ रहे होंगे, ये बर्ड्स है, ठीक है, जो गोल गोल ब्लैक कलर के बर्ड्स, इन्हें हम कहते हैं लैटरल बर्ड्स। लैटरली प्रोटोनिमा के ऊपर ग्रो करती है। अब ये जो लैटरल बर्ड्स है, ये आगे चलकर लीफी स्टेज में डेवलप होती है, जो कि सेकेंड स्टेज है गैमेटोफाइट का। गैमेटोफाइट का सेकेंड स्टेज को हम कहते हैं लीफी स्टेज। और लीफी स्टेज में जो गैमेटोफाइट होती है वो इरेक्ट होती है, इरेक्ट गैमेटोफाइट। प्रोटोनिमा इज अ क्रीपिंग गैमेटोफाइट। ठीक है, तो प्रोटोनिमा एंड लीफी स्टेज आर द टू स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट। फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड प्रोटोनिमा विच इज क्रीपिंग, सेकेंड स्टेज इज कॉल्ड लीफी स्टेज विच इज इरेक्ट। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए, ये रहा गैमेटोफाइट, ऑरेंज कलर का जो मैंने बनाया ये है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट में आपको यहाँ पर दिख रहा है ये स्ट्रक्चर ग्रीन कलर का, इसे कहते हैं एक्सिस। एक्सिस जो है ये स्टेम नहीं है, लेकिन स्टेम की तरह ही एक स्ट्रक्चर है, स्टेम लाइक। और फिर यहाँ देखो, स्टेम के नीचे से आपको यहाँ पे राइजोइड्स देखने को मिलेंगे, जो कि रूट्स नहीं होते, रूट लाइक होते हैं। ब्रायोप्सिडा के जो राइजोइड्स होते हैं, इनकी खास बात है ये मल्टी सेलुलर होंगे, ब्रांच्ड होंगे, और इनमें आपको ऑब्लिक सेप्टा देखने को मिलेगा। देखो इस तरीके से ऑब्लिक सेप्टा, सेप्टा का मतलब क्या होता है? दीवार, वॉल। इस तरीके से ऑब्लिक सेप्टा आपको देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए, तो गैमेटोफाइट में लीफ लाइक, स्टेम लाइक, रूट लाइक, तीनों तरह के आपको लाइक 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 देखने को मिलेंगे। और ये लीफ लाइक, स्टेम लाइक, रूट लाइक स्ट्रक्चर जो है गैमेटोफाइट के है, तो तीनों डिप्लॉयड होंगे। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर जो मैंने गैमेटोफाइट बनाया है, ये फुनेरिया का मैंने बनाया है। ठीक है, अब नोट है यहाँ पे, मोस्ट डेवलप्ड गैमेटोफाइट ऑफ एंटायर प्लांट किंगडम। अगर मैं पूरे प्लांट किंगडम की बात करूं, जिसके अंदर एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आता है, ये 5 डिवीजन आता है। पूरे पांचों डिवीजन में जो सबसे डेवलप्ड गैमेटोफाइट है जिस डिवीजन का, वो है ब्रायोफाइटा का ब्रायोप्सिडा वाला गैमेटोफाइट। ठीक है, तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ब्रायोफाइट का जो गैमेटोफाइट होता है, वो सबसे डेवलप्ड होता है पांचों डिवीजन में। मोस्ट डेवलप्ड गैमेटोफाइट ऑफ एंटायर प्लांट किंगडम विथ ऑल रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको ब्रायोफाइटा में। और ब्रायोफाइटा में भी कौन से क्लास में? मॉस में, जिसे ब्रायोप्सिडा भी कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद कर लीजिए। नीट में क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि बताओ प्लांट किंगडम के पांचों डिवीजन में सबसे डेवलप्ड गैमेटोफाइट कौन से डिवीजन में देखने को मिलेगा? तो ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के भी कौन से क्लास में देखने को मिलेगा? तो ब्रायोप्सिडा। ठीक है, अब ये जो गैमेटोफाइट है, देखो इसी गैमेटोफाइट के ऊपर यहाँ पर ये स्पोरोफाइट आपको दिख रहा है। ठीक है, स्पोरोफाइट का ये सेटा वाला हिस्सा है। ठीक, सेटा वाला हिस्सा है, और ये कैप्सूल वाला हिस्सा है। फुट भी होता है, लेकिन फुट वाला जो हिस्सा होता है वो छुपा होता है, क्योंकि ये जो गैमेटोफाइट के जो लीव्स लाइक स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, ये बहुत फैले फैले होते हैं। तो जो फुट वाला हिस्सा होता है स्पोरोफाइट का, वो छुपा होता है। यहाँ पे मैंने ड्रॉ नहीं किया, बट होता है। ये मत सोच लेना कि मॉस के स्पोरोफाइट में सिर्फ सेटा और कैप्सूल होगा, नहीं, फुट भी होगा। सेटा कैप्सूल दोनों के दोनों किसका हिस्सा है? स्पोरोफाइट का, तो दोनों के दोनों डिप्लॉयड होंगे। ठीक है, टू एन होंगे। तो यहाँ पर ये आपको लीफी स्टेज दिख रहा है गैमेटोफाइट का। ऑलराइट, अब देखो, प्रोटोनीमा जो होता है, जो गैमेटोफाइट का फर्स्ट स्टेज है प्रोटोनीमा, अगर ये स्पोर से डेवलप हुआ है तो हम कहते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा। लेकिन कभी कभी प्रोटोनीमा स्पोर के अलावा इस लैटरल बर्ड से भी डेवलप हो सकता है। ठीक है, अगर लैटरल बर्ड से एक और प्रोटोनीमा डेवलप हो जाए तो उसे हम सेकेंडरी प्रोटोनीमा कहते हैं। देखो, स्पोर के अलावा किसी भी स्ट्रक्चर से प्रोटोनीमा बने, देन इट इज सेकेंडरी प्रोटोनीमा, जैसे कि लैटरल बर्ड। स्पोर के अलावा जैसे कि लैटरल बर्ड्स, देखो ये एक प्राइमरी प्रोटोनीमा था, प्राइमरी प्राइमरी प्रोटोनीमा था। ठीक है, प्राइमरी प्रोटोनीमा के ऊपर लैटरल बर्ड्स थे। अब ये लैटरल बर्ड से लीफी स्टेज नहीं आकर लैटरल बर्ड से बन गया एक और प्रोटोनीमा, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा। फिर वो सेकेंडरी प्रोटोनीमा आगे जाकर लीफी स्टेज बनाएगा। जैसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ये जो लैटरल बर्ड है ना, इससे भी प्रोटोनीमा बन सकता है, इससे भी प्रोटोनीमा बन सकता है। और ऐसे प्रोटोनीमा जो कि लैटरल बर्ड से बने हैं, इन्हें हम कहेंगे सेकेंडरी प्रोटोनीमा। और फिर ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा आगे चलकर लीफी स्टेज बनाएगा। तो लीफी स्टेज सीधा लैटरल बर्ड से भी बन सकता है, या लीफी स्टेज लैटरल बर्ड से पहले प्रोटोनीमा बनेगा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा, और फिर सेकेंडरी प्रोटोनीमा से भी लीफी स्टेज बन सकता है। ठीक, चलिए, अरे बहुत बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि मैं चाहता हूं ना कि आप पूरा एकदम, एक होता है ना एनसीईआरटी, जब आप रीड करो ना, तो आपको अपने भेजे पे दबाव ही ना देना पड़े।
क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ऐसा चैप्टर है प्लांट किंगडम, बच्चे जब लेक्चर देखते रहो तो मैंने बहुत टीचर को देखा है कि बहुत टीचर ऊपर ऊपर से फांकी मार मार के पढ़ा देते हैं। ये मैं किसी भी टीचर की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बट मेरे साथ ये हुआ है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। बहुत टीचर ना वन शॉट बनाते हैं या सोचते हैं कि व्यूज के लिए छोटा वीडियो बना देता हूँ, व्यूज अच्छा आएगा, छोटे वीडियोस तो बच्चे अच्छे से देखते हैं। और बहुत सारे बच्चे ये वही हरकत करते हैं, सोचते हैं कि कम छोटा ड्यूरेशन वाला वीडियो देख के सब कुछ सीख लूंगा। भाई, कम ड्यूरेशन में सब कुछ कैसे सीख लोगे? राइट? और कम ड्यूरेशन वाला वीडियो ऊपर ऊपर से देख के जाओगे, फिर एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे, अलग से खोपड़ी रगड़ोगे और फिर एनसीईआरटी की चीजों को रटने लग जाओगे और फिर कहोगे अरे बायोलॉजी तो रटने वाला सब्जेक्ट है। नहीं बेटा, बायोलॉजी समझने वाला है, फिर समझ के रटने वाला सब्जेक्ट है। सीधा रटोगे भूल जाओगे जल्दी, समझ के रटोगे लंबे समय तक याद रहेगा। तो इसलिए मैं इतना आपको समझा रहा हूँ ना, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि जब आप एनसीईआरटी रीड करो ना, तो ऐसे रीड करो जैसे कि आप कॉमिक बुक पढ़ रहे हो, हर चीज समझ में आ रहा है। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैं लेक्चर बनाता हूँ। चलिए, अब देखिए जो स्पोरोफाइट होता है ब्रायोप्सिडा का, मॉस पर है ना, मैं अपने मॉस का मॉस का देखो, गैमेटोफाइट का तो हमने बात कर लिया। मॉस के ट्रू मॉस के जो गैमेटोफाइट होते हैं, इनमें दो स्टेज होता है। एक होता है प्रोटोनिमा स्टेज, एक होता है लीफी स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज। अब मॉस के स्पोरोफाइट की बात करें, तो मॉस का जो स्पोरोफाइट है, ये भी 3 पार्ट का बना होता है, फुट, सेटा, कैप्सूल। और स्पोरोफाइट जो होता है मॉस का, ये फोटोसिंथेटिक होता है। तो मैं कह सकता हूं कि मॉस का स्पोरोफाइट भी पार्शियली डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट के ऊपर। कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है, पार्शियली डिपेंडेंट है। तो एनसीईआरटी में आपको एक नोट, एक लाइन लिखा हुआ मिल जाएगा, स्पोरोफाइट ऑफ मॉस, ठीक है, इज मोर एलाबोरेट, यानी कि ज्यादा एडवांस्ड, मोर एलाबोरेट मतलब ज्यादा एडवांस्ड है देन स्पोरोफाइट ऑफ लिवरवुड। क्यों? क्योंकि जो लिवरवुड का स्पोरोफाइट है, ये नॉन फोटोसिंथेटिक है, तो कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट के ऊपर। लेकिन मॉस का जो स्पोरोफाइट है, ये फोटोसिंथेटिक होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, इसलिए पार्शियली डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो अगर स्पोरोफाइट का मॉस पार्शियली डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट के ऊपर, तो मैं कह सकता हूँ कि मॉस का जो स्पोरोफाइट है, ये ज्यादा एडवांस्ड है, मोर एडवांस्ड है देन द स्पोरोफाइट ऑफ लिवरवुड्स। ठीक, चलिए, अब यहाँ पर स्पोर डिस्पर्सल मेथड है, मॉस में कैसे स्पोर का डिस्पर्सल होता है, इसके लिए एक इलाबोरेट मैकेनिज्म की बात की एनसीईआरटी ने, जिसे हम कहते हैं पेरिस्टोमियल टीथ मैकेनिज्म, जो कि आपको फुनेरिया में देखने को मिलेगा। देखो, जो स्पोरोफाइट होता है ना, फॉर्म्ड, ये जो पेरिस्टोमियल टीथ है, ये फॉर्म होते हैं ऑन स्पोरोफाइट एट पार्ट ऑफ कैप्सूल। देखो, ये जो टिप वाला पार्ट है ना कैप्सूल का, ये जो टिप वाला पार्ट है, ये टिप वाले पार्ट, यहीं पे फॉर्म होता है पेरिस्टोमियल टीथ। और इस पेरिस्टोमियल टीथ के मदद मदद से ये जो अंदर में स्पोर बन रहे हैं, इन स्पोर्स का डिस्पर्सल होता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि मॉस के अंदर जो स्पोर डिस्पर्सल का मेथड है, ये होता है पेरिस्टोमियल टीथ के थ्रू, जो कि फॉर्म्ड होता है ऑन स्पोरोफाइट एट टिप पार्ट ऑफ कैप्सूल। एग्जाम्पल याद रखना है, एसपीएफ। ठीक है, एसपीएफ याद कर लो, एस से स्पैग्नम, पी से पॉलीट्राइकम, एफ से फुनेरिया। ठीक है, यहाँ पर स्पैग्नम के बारे में कुछ बातें की गई है। स्पैग्नम को हम पीट मॉस भी कहते हैं। ये एक ऐसा मॉस है जिससे हम पीट को ऑब्टेन करते हैं, और ये जो पीट होता है, ये यूज होता है एज फ्यूल। ठीक है, और इस पीट मॉस को हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? फ्रॉम एसिडिक बॉग, यानी कि ऐसा बॉग, ऐसा दलदल जो कि एसिडिक नेचर का है। बॉग का मतलब होता है दलदल। अब ये जो स्पैग्नम होते हैं ना, ये स्पैग्नम जब मरते हैं, तो इन स्पैग्नम का ना डिकम्पोजिशन बड़ा ही स्लो होता है, क्योंकि ये स्पैग्नम कहाँ पाए जाते हैं? एसिडिक बॉग में। और एसिडिक दलदल में जब ये स्पैग्नम मरेंगे, तो इनका डिकम्पोजिशन धीरे धीरे होगा, क्योंकि बॉग कैसा है? एसिडिक। और एसिडिक बॉग में डिकम्पोजर, जो कि डिकम्पोज करने वाले ऑर्गेनिज्म है, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो एसिडिक बॉग जो है, जिसके अंदर स्पैग्नम मर के पड़ा हुआ है, इनका डिकम्पोजिशन अच्छे से नहीं होगा। अब ह्यूमंस क्या करते हैं? उन स्पैग्नम को जिनका डिकम्पोजिशन अच्छे से नहीं हुआ है, उसको वहां से ऑब्टेन कर लेंगे एसिडिक बॉग से, और उसको फ्यूल की तरह यूज करने लगेंगे। और फिर उस स्ट्रक्चर को बुलाएंगे पीट। पीट क्या है? पीट है पार्शियली डिकम्पोज्ड डेड स्पैग्नम। ऐसा डेड स्पैग्नम जिसका डिकम्पोजिशन अच्छे से नहीं हुआ है, उसे हम कहते हैं पीट। और स्पैग्नम जो है मॉस का एग्जाम्पल है, तो हमने पूरा नाम लिख दिया, पीट मॉस। काम क्या है इसका? यूज्ड एज फ्यूल। स्पैग्नम जो है बेटा, ये ट्रांसपोर्टेशन के काम भी आता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिविंग मटेरियल। क्यों? क्योंकि स्पैग्नम के अंदर हाई कैपेसिटी होता है टू होल्ड मॉइस्चर। स्पैग्नम जो है लंबे समय तक अपने साथ मॉइस्चर को होल्ड करके रख सकते हैं। तो मान लीजिए आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट एक प्लांट को ट्रांसपोर्ट कराना है,
तो आप उस प्लांट को एक डब्बे में बंद कर दीजिए, ठीक है? और डब्बे में बंद करके उस प्लांट मतलब जब प्लांट को डब्बे में बंद कीजिएगा तो प्लांट के आसपास स्पैग्नम का एक लेयर बना दीजिए, ठीक है? स्पैग्नम का। तो स्पैग्नम के पास मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी है, तो उस प्लांट को कभी भी वाटर की कमी नहीं होगी। जिस प्लांट का आप ट्रांसपोर्टेशन कराने वाले हैं या किसी लिविंग मटेरियल का आप ट्रांसपोर्टेशन कराने वाले हैं, तो वो लिविंग मटेरियल डेसिकेशन से या ड्राइनेस से नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि उस लिविंग मटेरियल के आसपास आपने स्पैग्नम की एक लेयर बना दी, एक कवच बना दी, और स्पैग्नम जो है इनके पास हाई कैपेसिटी होता है टू होल्ड मॉइस्चर। स्पैग्नम का एज एब्जॉर्बेंट भी यूज किया जाता है। पुराने समय में किया जाता था, अब नहीं किया जाता। अब तो कॉटन क्लॉथ आ गया, कहीं पे पानी गिर गया तो कॉटन का कपड़ा लाओ और पोंछ दो। उसी तरीके से स्पैग्नम भी पोंछने के काम आता था, क्योंकि स्पैग्नम के पास भी हाई कैपेसिटी है टू होल्ड मॉइस्चर। लेकिन कॉटन क्लॉथ के पास स्पैग्नम से भी ज्यादा हाई कैपेसिटी है मॉइस्चर को होल्ड करने का। तो इसलिए आज के समय में तो हम कॉटन यूज करते हैं। ठीक, चलिए अब ब्रायोफाइट्स के बारे में एक पैराग्राफ है एनसीईआरटी में, इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बट सम मॉसेस। ब्रायोफाइट्स इन जनरल में इनका इतना इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ब्रायोप्सिडा का जो क्लास है मॉसेस का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ज्यादा है। मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। फूड प्रोवाइड करने के काम आती है मॉसेस, ठीक है? फूड का सोर्स है हर्बेशियस मैमल, बर्ड्स एंड अदर एनिमल के लिए। स्पीसीज ऑफ स्पैग्नम, स्पैग्नम की जो स्पीशीज है, स्पैग्नम जो कि एक तरह का मॉस है, provide peat that have long been used as fuel and as packing material for transshipment of living material because of their capacity to hold water. Mosses, along with lichens, are the first organism to colonize rocks and hence are of great ecological importance. Lichens जो था सबसे पहले रॉक के ऊपर अपनी कॉलोनी बनाया था और रॉक के ब्रेकडाउन की शुरुआत की थी, ठीक है? फिर रॉक धीरे धीरे टूटता गया और मिट्टी बन गया, और उसी मिट्टी में आज बड़े बड़े प्लांट ग्रो करते हैं। लाइकेन के साथ साथ मॉस भी जो थे वो भी कॉलोनाइज किए थे रॉक्स को, ठीक है? ऑलराइट, तो ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है मॉस का भी और लाइकेंस का भी। सोचो, बड़े बड़े चट्टानों से मिट्टी बना दिए और उस मिट्टी पे प्लांट ग्रो कर रहा है आज के समय में। ठीक, चलिए। मॉस डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट suitable फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल, देखो मॉस जो होते हैं ये सॉइल के ऊपर एक कवच की तरफ फैल जाते हैं, डेंस मैट। क्यों? क्योंकि मॉस जो है ये कैसा जर्मिनेशन करते हैं, देखो यहाँ पे पढ़ाया था ना कल, मॉस जो है ये इनडायरेक्ट जर्मिनेशन करते हैं, राइट? तो जो मॉस का जो गैमेटोफाइट है, शो ग्रिगेरियस नेचर। गैमेटोफाइट शोज ग्रिगेरियस नेचर इन मॉस, यानी कि जब गैमेटोफाइट जर्मिनेट करता है मॉस में, जब गैमेटोफाइट जर्मिनेट करता है तो बहुत ज्यादा लार्ज ग्रुप में जर्मिनेट करता है, क्योंकि मॉस में स्पोर से जो गैमेटोफाइट का जर्मिनेशन है ये इनडायरेक्ट होगा। ठीक, तो बहुत सारा एक एक मतलब समझ लो एक परत बन जाती है मिट्टी पे, एक परत बन जाती है मॉस की, जिसके कारण से जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदे सीधा सॉइल से ना टकराकर मॉस के गैमेटोफाइट से टकराती है, जिसके कारण से मॉस जो है ये रिड्यूस कर देते हैं इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोशन, ताकि सॉइल का इरोशन ना हो, ठीक है? द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवर रूट्स एंड मॉसेस, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है? तो मैंने आपको देखो एनसीईआरटी ने लिवर रूट्स और मॉसेस की बात की है, लेकिन मैंने आपको एक एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाया जिसका नाम है एंथोसेरोटॉप्सिडा। एंथोसेरोटॉप्सिडा के बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज आप रखिएगा। इसका एग्जाम्पल है एंथोसेरस, ये याद रखना है तो रखिए, नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक, चलिए। तो यहाँ पे बेटा ब्रायोफाइट जो है वो होता है कंप्लीट, ब्रायोफाइटा होता है कंप्लीट। अगले लेक्चर में हम टेरिडोफाइट्स की बात करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया है। एनसीईआरटी रीड कीजिएगा। देखिए, देखो मैं मेरे लेक्चर्स जो है वो देखने के लिए, समझने के लिए, अल्टीमेटली याद आपको एनसीईआरटी ही रखना है, क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आना है। बट एनसीईआरटी आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसीलिए मैं लेक्चर को थोड़ा इलेबोरेट रखता हूँ, थोड़ा डिटेल में पढ़ाता हूँ, ठीक? ताकि कोई चीज मेरे से छूटे ना। अगर मेरे से ही चीजें छूटने लग गई तो भैया फिर आप क्या पढ़ोगे? राइट? तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया। मिलता हूँ अगले लेक्चर में टेरिडोफाइटा के। तब तक के लिए बेटा बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।